मान लीजिए कोई बहुत ही फ्रेशर है, उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, तो अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्या कुछ उसे ध्यान में रखना चाहिए? लिंक्डइन भी अभी काफी पॉपुलर चल रहा है, लिंक्डइन तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिंक्डइन पे सर्च करते हैं। LinkedIn इंटर्नशिप के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इंटर्नशिप का कितना वेट होता है एक फ्रेशर्स के लिए जब आप हायरिंग करते हैं? सिर्फ है ज्यादा वेटेड कौन सा होता है, जो कोई ऑन साइट जाके वर्क किया हुआ एक्सपीरियंस, या फिर सारे है कि वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं इंटर्नशिप में, तो कैसा इंटर्नशिप करना चाहिए लोगों को, कैसा प्रेफर करना चाहिए? हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यस। तो आज मैं एक पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है इस चैनल पे। वाओ। तो आज हमारे सामने है सत्या माइक्रो फाइनेंस के HR जी। तो इनसे हमारी बातचीत होगी और आज मैं इस पॉडकास्ट में वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो एक ग्रेजुएट्स के मन में होता है जॉब को लेकर के। आहा। तो सारे क्वेश्चंस जो उनके मन में होता है, उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए जल्दी से स्वागत करते हैं इनका। तो कैसे हैं चंदन जी आप? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग बात करेंगे, काफी क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो आपसे पूछूंगा। तो उससे पहले आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello everyone. Actually, my name is Chandan and I belongs to Begusrai, Bihar. And I have completed MBA. And actually, I have 4+ years working experience in HR domain. Currently, I'm working in Satya Micro Housing Finance last 2 years. So that's it. कितना टाइम हो गया? आपने बताया 2 साल से 2 साल प्लस हो गए। आप सत्या माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं HR के पोस्ट पे, और करीब 4 साल से ऊपर का आपको टोटल एक्सपीरियंस है HR। तो आपके माध्यम से काफी कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो वैसे आपकी कंपनी किस फील्ड में वर्क करती है? एक्चुअली अभी हमारी जो कंपनी है सो माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस है। ये होम लोन और लैब, ये दोनों लोन प्रोवाइड कराती है मध्यम वर्गीय और लोअर कास्ट वाले, लोअर इनकम वाले परिवार के। मान लीजिए कोई बहुत ही फ्रेशर है, उसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, अभी हाल ही में ग्रेजुएशन किया है, तो अगर वो जॉब के लिए अप्लाई करता है तो क्या कुछ उसे ध्यान में रखना चाहिए? एक्चुअली देखिए, कोई फ्रेशर अगर हो तो फ्रेशर हमारे हमारे कंपनी की वेबसाइट भी है और बहुत सारी कंपनी का पर्सनल कंपनी का प्रॉपर वेबसाइट होता है। और उसके अलावा वो लिंक्डइन से सोर्स कर सकते हैं, डायरेक्ट HR से कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे जॉब पोर्टल, आप लोग को भी पता है कि अभी हमारे इधर हमारे इंडिया में बहुत सारे जॉब पोर्टल हो गए हैं, जैसे कि naukri.com और इंडीड हो गया, मॉन्स्टर, डाइस, ये सारे तो विदेशी भी हैं, लेकिन यहाँ पे इंडियन लोग भी उससे जॉब सर्च करते हैं। और लिंक्डइन भी अभी काफी पॉपुलर चल रहा है। लिंक्डइन तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आप भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं लिंक्डइन पे, सर्च करते हैं? लिंक्डइन हम तो ज़्यादातर कैंडिडेट हम तो पर्सनल अगर बताएं तो लिंक्डइन से ही सोर्स करते हैं। हमारे पास लिंक्डइन में भी बहुत अच्छा कनेक्शन है, लगभग 10,000 प्लस कनेक्शन है। तो लिंक्डइन हमारा तो सोर्सिंग लगभग मेजरली लिंक्डइन से ही हो जाती है और कैंडिडेट भी हमारे पास अच्छे कैंडिडेट मिल जाते हैं लिंक्डइन से। और इंटर्नशिप के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इंटर्नशिप का कितना वेट होता है एक फ्रेशर्स के लिए जब आप हायरिंग करते हैं? हाँ, एक्चुअली है क्या, देखिए, इंटर्नशिप अगर जिस डोमेन में कैंडिडेट, अगर मान लीजिए कि MBA फाइनेंस से किया, MBA मार्केटिंग से किया, तो फ्रेशर कैंडिडेट है, या फिर BBA ही कर लिया है कोई कैंडिडेट, या BA ही किया है, तो इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा, मतलब उसको करियर ग्रोथ में बहुत अच्छा, या स्टार्टिंग करियर करने में उसको बहुत अच्छा योगदान देती है। जैसे कि अगर वो क्रेडिट में किया है इंटर्नशिप, तो अगर 2 महीने 4 महीने के लिए इंटर्नशिप कोई फाइनेंस कंपनी में या अदर कंपनी में भी किया है, तो पार्टिकुलरली वो प्रॉपर कंपनी के एनवायरनमेंट से वाकिफ होता है और काम को, चीज़ों को समझता है। तो दूसरी कंपनी वाले अगर एज ए फ्रेशर को और इंटर्न किया हुआ कैंडिडेट, दोनों का अगर प्रीफर, मतलब दोनों पहले अगर प्रीफर किया जाए किसको पहले जॉब दें, तो कंपनी और HR ये भी सोचती है कि इंटर्न किया है, थोड़ा बहुत इसको जानकारी तो होगा ही, तो हम लोग इंटर्न को पहले प्रेफर करेंगे। तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं मायने रखती है और जॉब में योगदान इंटर्नशिप का भी होता है। जी जी। तो चंदन जी, जो इंटर्नशिप है ज़्यादा वेटेड कौन सा होता है, जो कोई ऑन साइट जाके वर्क किया हुआ एक्सपीरियंस, या फिर सारे है कि वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं इंटर्नशिप में? तो कैसा इंटर्नशिप करना चाहिए लोगों को, कैसा प्रेफर करना चाहिए किसी को? देखिए, एक्चुअली है क्या कि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें तो
ये ऑफलाइन इंटर्नशिप अगर कोई कर रहा है तो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, ना कि काम करना सीख रहा है, बल्कि वो ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी की प्रॉपर कल्चर को भी समझ रहा है। और भी ये जरूरत नहीं है कि कोई कैंडिडेट अगर ऐसी है क्रेडिट में इंटर्नशिप कर रहा है, एचआर डिपार्टमेंट को नहीं देख पा रहा है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को नहीं देख पा रहा है, लीगल टेक्निकल को नहीं देख पा रहा, नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने के बाद सारे डिपार्टमेंट वाले बंदे को देख रहे हैं और सारे जगह को काम को देख रहे हैं, सारी चीज को समझ रहे हैं, ऑफिस का कल्चर क्या है, एक वर्क एनवायरनमेंट को पूरा समझ रहे हैं। पूरा वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा से समझ रहे हैं, ताकि आगे दूसरी कंपनी में जाके उसको दिक्कत ना हो। तो हम तो कहेंगे कि हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम जहाँ तक जानते हैं और समझ पा रहे हैं कि अब ये ऑनलाइन इंटर्नशिप हो या फिर ऑफलाइन हो, तो ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन इंटर्नशिप बहुत अच्छी होती है, उसमें आपको प्रॉपर जानकारी मिलती है तो ये आपको आगे जॉब करने में भी काफी हेल्पफुल होता है। हाँ, क्योंकि आप पहले से वर्क एनवायरनमेंट को समझे हुए रहते हैं, हाँ, तो आप अपने आप को बहुत जल्दी से ढाल लेते हैं। ढाल लेते एक फ्रेशर को क्या सैलरी नेगोशिएशन करनी चाहिए? देखिए, एक कंपनी पहले नंबर तो फ्रेशर के लिए एक सीटीसी निर्धारित कर देती है कि हम अगर मान लीजिए 4 लाख का पैकेज दे रहे हैं फ्रेशर को, तो हम लोग पहले ही फ्रेशर को पहले से, अगर मान लीजिए हम कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अक्सर कैंपस प्लेसमेंट है, हाल ही फिलहाल में हम एसएमएस कॉलेज गए थे यहाँ पे, तो बहुत सारे कॉलेज भी हम जाते हैं प्लेसमेंट में, तो हम पहले ही उनको बता देते हैं हमारी सीटीसी ये होगी, 4 लाख का सीटीसी दे रहे हैं या फिर 3 लाख 2 लाख का जो भी हम लोग सीटीसी दे रहे हैं, पहले निर्धारित होती है। लेकिन कुछ कैंडिडेट को इस केस में अगर उसको पहले पता है कि हम सीटीसी यही दे रहे हैं, लेकिन अगर कैंडिडेट फुल्ली फिट है और पूरे रोल में शॉर्टलिस्ट हो चुका है, तो अगर एचआर से डिस्कशन वो अगर कर सकता है कि हम इस सैलरी में सर हमारा बजट नहीं है, जिस एरिया में हमारा जॉब होगी उसमें, हाँ ये आप मतलब हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मे भी एचआर हो सकता है कि उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें, नहीं तो एक फ्रेशर के लिए तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पता रखा है। उससे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर हमारा ग्रोथ है। बिल्कुल, अपने हाँ, ग्रोथ पर। अभी तो फिलहाल जैसे कि उसको जॉब मिल रही है, तो पहले उसका अपना ग्रोथ देखना चाहिए कि हमें जॉब मिल रही है, और ग्रोथ स्टार्टिंग हम पहले अपना कैसे ग्रोथ करें और कंपनी में कैसे एंट्री लें, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपने आप को कैसे एक्सपीरियंस गेन करें, तो उसका जो है सबसे पहला फोकस वही रहना चाहिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा। और चंदन जी, अभी आपने बात किया सीटीसी, हाँ। तो इसके बारे में बताएंगे, सीटीसी और इन हैंड सैलरी, तो क्या कुछ डिफरेंस होता है इसमें? बिल्कुल, देखिए CTC में सीटीसी क्या कुछ एक्चुअली सीटीसी कोई कंपनी का कॉस्ट टू कंपनी होती है, ये जो हमारा कंपनी एक कैंडिडेट पे कितना खर्च कर रही है, मान लीजिए एक कैंडिडेट का सीटीसी 6 एलपीए है, तो हमारा ओवरऑल कंपनी जो है सो इस कैंडिडेट के ऊपर कितना 6 एलपीए खर्च कर रही है, ठीक है, ओवरऑल टोटल। अब उसी के अंतर्गत होते हैं पीएफ डिडक्शन होते हैं, बहुत कैंडिडेट को होते हैं, और मेडिक्लेम होते हैं, तो पीएफ और मेडिक्लेम हो गए, ये सब डिडक्शन होते हैं। मिनिमम हम लोग तो बेसिक का 12% अभी पीएफ काटते हैं, पीएफ हो गए, और मेडिक्लेम किस टाइप का मेडिक्लेम हो, उसमें टर्म इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं कुछ मेडिक्लेम में, ये सारे हैं। सीटीसी प्रॉपर इन हैंड नहीं होता, उसमें पीएफ और मेडिक्लेम का पार्ट डिडक्ट किया जाता है, जो कॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड कंपनी है वो पीएफ और मेडिक्लेम जरूर काटती है। और मिनिमम वेजेस क्या होता है? एक्चुअली देखिए, मिनिमम वेज हर स्टेट के लिए अलग अलग है। हम ये कह दूँ कि दिल्ली के लिए अगर हम कहें तो अभी 22,500 के करीब है मिनिमम, कि हम किसी कोई कैंडिडेट को अगर 22 से बिलो दे रहे हैं, इससे कम दे रहे हैं, तो हम किसी न किसी तरीक़ा से कैंडिडेट के साथ गलती कर रहे हैं, और हमारे ऊपर एक ही गाइडलाइन हो तो उसमें कंपनी मतलब पकड़ी जा सकती है, उसके ऊपर फाइन किया जा सकता है। तो मिनिमम वेज हर कंपनी का एक होता है कि हर स्टेट के लिए एक मिनिमम वेज हमारे सरकार ने निर्धारित किया है, उससे कम में उससे हम कम में हायर नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा ही देंगे, लेकिन उससे कम बेसिक में हायर नहीं कर सकते। और कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। हाँ, आप इसे कैसे देखते हैं, कितना ज़रूरी है? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर फील्ड में ज़रूरी है, और बहुत अच्छी ज़रूरी है, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन अगर हम सामने वाले को कम्युनिकेट ही ना कर पा रहे हैं, अगर मान लीजिए हम सेल्स की बात करें, सेल्स में तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट हम किसी के साथ सेल कर रहे हैं, जैसे होम लोन किसी को बता रहे हैं, होम लोन के बारे में बता रहे हैं, लैब के बारे में बता रहे हैं, अगर सामने वाले को अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत है। कम्युनिकेशन स्किल्स को आप कैसे देखते हैं? किसी को बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलना आना चाहिए, या फिर वो किसी से बात कर सके, किसी को कन्विंस कर सके
क्या आप देखते हैं कम्युनिकेशन देखिए, स्किल्स को? कम्युनिकेशन हमारे हिसाब से तो कम्युनिकेशन स्किल्स ये नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश आप खूब अच्छा बोल रहे हैं लेकिन आप सामने वाले को कम्युनिकेट ही ना कर पा रहे हैं, कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हिंदी ही प्रॉपर जानते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, मतलब सामने वाले को कन्विंस अच्छा कर पा रहे हैं, सामने वाले आपकी बात को अच्छी तरह का समझ रहा है, अच्छी तरह से समझ रहा है। तो कम्युनिकेशन का स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपका लैंग्वेज, मतलब कि आपको इंग्लिश आती है या फिर और लैंग्वेज आती है, जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो उसमें सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और अच्छे से बोल पा रहे हैं, यही कम्युनिकेशन स्किल्स उसके ये है। लेकिन जब एचआर जब इंटरव्यू लेता है किसी कैंडिडेट का तो वो इंग्लिश में लेता है ज़्यादातर, उसका देखता है कि आखिर वो किस तरह से बात करता है, उसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। देखिए, उसमें होती है कि शुरुआत में एचआर कंफर्ट जोन देखता है, कैंडिडेट किस लैंग्वेज में कंफर्ट है। अगर कैंडिडेट इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में बोल सकता है। यानी कि बेसिकली आप ये देखते हैं कि हम हाँ, जिस प्रोफाइल के लिए कैंडिडेट हायर कर रहे हैं उसमें अगर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है हाँ, कि बिल्कुल। कि उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंग्लिश में, तो कम्युनिकेट करना आप पड़ेगा, हाँ, तो तो फिर आप वो चेक करते हैं कि बिल्कुल। आखिर उसको इंग्लिश अच्छे से आता है, प्रॉपर वो अच्छे से बोल कन्विंस पा कर रहा है, पाता है या कन्विंस नहीं। कर पा रहा है या हाँ, नहीं कर पा रहा है, तो ये ये चीज़ है। है। लेकिन अगर कोई प्रोफाइल ऐसी है जिसको हिंदी जिसमें में हाँ, जिसमें जिसमें बिना मतलब इंग्लिश का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए रिलेशनशिप मैनेजर, रिलेशनशिप ऑफिसर, हमारे पास कुछ प्रोफाइल हैं, क्योंकि सेल्स है, मार्केट में जाने हैं और बिहार, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड ये सारे स्टेट में जाने हैं, तो गाँव में घूमने के लिए कैंडिडेट को इंग्लिश की ज़रूरत कोई वैसा है नहीं। तो नॉर्मल अपनी जो वो लोकल लैंग्वेज है उसका जानकारी अगर है, वो तो लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और हमारी हिंदी तो अभी तो सारे इंडियन को हिंदी पता है, तो इंडियन हिंदी मायने रखती है, और कम्युनिकेशन स्किल्स जो मतलब अच्छा कम्युनिकेट कर पाए यही मायने रखती है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है? कई बार कैंडिडेट तो मान लीजिए 2 साल का भी एक्सपीरियंस है, वो 4 साल का एक्सपीरियंस बता करके आ जाता है, तो वो कैसे करते हैं आप? इससे कैसे, इस चैलेंज से कैसे आप निपटते हैं? देखिए, एक्चुअली हमारे पास हर कंपनी में, हर एमडी एनबीएफसी में या फाइनेंस कंपनी में, बैंक के पास एक अपना थर्ड पार्टी वेंडर होता है जो कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, जैसे ऑनग्रिड हो गए और भी बीजीवी पार्टनर हो गए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये थर्ड पार्टी वेंडर होते हैं, पार्टनर होते हैं जो कि एनबीएफसी से और फाइनेंस कंपनी से टाइप होते हैं। और टाइप होने का मतलब कि हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स उसको देते हैं, जैसे कि कैंडिडेट का ये डिटेल्स है और इसका इतना एक्सपीरियंस है, इसका एक्सपीरियंस लेटर ये है और ये एजुकेशन है, ये सारी चीज़, ये थोड़ा डिटेल्स हम उनको देते हैं और वो प्रॉपर एग्जैक्ट पता करके, जैसे कि अगर आपने एमएमडीयू से एमबीए किया है, आप बोल रहे हो कि एमएमडीयू से एमबीए किया है, आपने सच में किया है या फिर वहाँ से डिग्री खरीद ली है या कोई थर्ड पार्टी से डिग्री बनवा के आपने यहाँ प्रेजेंट कर दिया, जी। तो वो प्रॉपर कॉलेज जाके और आपके ऑथराइज, वहाँ कॉलेज के जो भी ऑथराइज पर्सन है उनसे इक्वल ये आपके डिग्री का वेरीफाई करा के, उसमें प्रॉपर सिग्नेचर करवा के, आपके डिग्री वाले फोटो कॉपी जो होती है उस पर प्रॉपर वो साइन मोहर करवा के वहाँ से, और हम लोग के फाइनेंस कंपनी के पास सबमिट करता है कि हाँ ये कैंडिडेट ने एमबीए किया है। अगर वो कोई एक्सपीरियंस बता रहा है कि हम आरबीएल बैंक के साथ 4 साल काम किए आरबीएल के साथ, तो आरबीएल प्रॉपर, वो हमारी पार्टी जो है वो प्रॉपर आरबीएल पहुँचती है, आरबीएल पहुँच के वहाँ पे प्रॉपर आपका एक्सपीरियंस लेटर आरबीएल को शो करता है, दिखाता है कि देखिए ये एक्सपीरियंस लेटर है, ये कैंडिडेट कह रहा है कि आपके साथ 4 साल काम किए हैं, क्या ये सही कह रहा है? तो आरबीएल हर कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन को सपोर्ट करती है, दूसरी कंपनी को बिल्कुल सपोर्ट करती है, कि क्योंकि हमारी कंपनी को भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम लोग भी प्रॉपर सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई कंपनी कैंडिडेट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हमारे पास आया, तो हम, अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ, हम एचआर का तो बिजी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे पुराने एम्प्लॉय जो कहीं गए हैं दूसरी जगह, तो उसका जो फीडबैक है, अच्छा फीडबैक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका अच्छा फीडबैक दे दें, जो टेन्योर था टेन्योर प्रॉपर दे दें। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ नहीं होती, लेकिन नहीं, प्रॉपर हम लोग कोड वेरिफिकेशन हो गया, एजुकेशन वेरिफिकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, और केवाईसी वेरिफिकेशन। मान लीजिए आधार कार्ड में आपने जो एड्रेस दिया उस एड्रेस पे है ही नहीं, पता चला कि आप पाकिस्तान से हो, आधार कार्ड यहाँ हिंदुस्तान का, तो हम लोग प्रॉपर एड्रेस, फिजिकल एड्रेस वेरिफिकेशन तक कराते हैं, कैंडिडेट के घर पे जाके उसके पेरेंट्स से मिल के, हमारा वेंडर जाता है उसके पेरेंट्स से मिल के, साथ में पेरेंट्स के साथ सेल्फी लेके वो हम लोग के साथ भेजता है कि नहीं ये कैंडिडेट जेन्युइन है और ये यहाँ घर है, इसका यहाँ का वासी प्रॉपर है। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन खास करके एनबीएफसी और बैंक में तो बहुत अच्छी तरीके से होती है कि उसमें थोड़ी सी भी चूक मतलब नहीं होती है, उसमें प्रॉपर आपका जो आपने एक्चुअल आपका एक्सपीरियंस है, एक्चुअल आपको नॉलेज डिग्री है, वो सारी चीज़ वो वेरीफाई हो जाते हैं। नोटिस पीरियड कितना जरूरी है?
देखिए नोटिस पीरियड जो होती है सो पोजीशन पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आप बहुत बड़े सीनियर पोजीशन पे हैं, एवीपी लेवल पे हैं, या फिर क्लस्टर मैनेजर हैं, क्लस्टर को मैनेज कर रहे हैं आप, या फिर स्टेट को मैनेज कर रहे हैं, या फिर एक ब्रांच मैनेज कर रहे हैं, या फिर एक सेल्स मैनेजर है कि नॉर्मल सेल्स मैनेजर है, तो सारे पोजीशन वाइज हम लोग नोटिस पीरियड रखते हैं। और जैसे कि कुछ पोजीशन है जिसमें 3 मंथ्स प्लस नोटिस पीरियड है, तो मैक्सिमम 3 मंथ्स का ही है नोटिस पीरियड। और नोटिस पीरियड हर एम्प्लॉय के लिए मायने रखता है, तो उनको भी एम्प्लॉय को भी पता होता है कि हमें नोटिस पीरियड जो है सो 3 महीने तक नोटिस हमें सर्व करना ही है। एक्चुअली नोटिस पीरियड कैंडिडेट के लिए और कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए सही होता है, अच्छी होती है कि नोटिस पीरियड में एचआर रहे बात, तो एचआर हम अपने ये कैंडिडेट को रिटेन करने की पहले कोशिश करते हैं कि रिटेन हो, किसी तरीक़ा से वो रिटेन हो जाए, अपने एंड से उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और जो मतलब अपने एंड से तो कोशिश करते हैं कि नहीं, वो कैंडिडेट अगर अच्छा है, सही है, ढंग बहुत दिन से अगर काम कर रहा है तो उसको हम रिटेन कर लें। अगर रिटेन नहीं हो पाता तो फिर उसको हम ठीक है परफॉर्मेंस पे डाल देते हैं कुछ टाइम के लिए, अपना परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करें। और दूसरी चीज़ ये है कि 30 डेज हो या फिर 90 डेज हो, तो उसमें नोटिस पीरियड उससे करवाते हैं और वो करता है नोटिस पीरियड। और उस बीच में हम लोग अपना कैंडिडेट देख लेते हैं, उस टाइप का अगर सोर्सिंग करना हो या फिर किसी का रिप्लेस अगर ढूंढना हो तो हम लोग ढूंढ लेते हैं। क्या इंस्टेंट रिजाइन अगर कोई देना चाहता हो तो देखिए इंस्टेंट हमारे एनबीएफसी और बैंक में इंस्टेंट रिजाइन देना, तो उसके लिए तो इंस्टेंट रिजाइन देने का कोई वो सीन तो है नहीं। इन इमरजेंसी केस में अगर मान लीजिए कि अगर वो कुछ अपनी मेंटली स्थिति से या फैमिली कंडीशन ख़राब है तो इंस्टेंट रिजाइन दे सकता है, बट नोटिस पीरियड कुछ ना कुछ तो सर्व करना ही होता है। अगर वैसा है तो फिर मैनेजमेंट से बात करनी होती है और फिर आगे मैनेजमेंट का जो डिसीजन होता है वो मायने रखता है। कोई इंस्टेंट अगर रिजाइन करना चाहता हो तो वो मैनेजमेंट से डिस्कस करें। हाँ, मैनेजमेंट से डिस्कस करें और मैनेजमेंट उसके लिए एग्री हो, तो अगर अर्जेंट है कुछ है तो उसके लिए वो मैनेजमेंट से बात करने के बाद वो हो जाती है। और यही है चीज़। लेकिन कोई अगर बीच में ऐसे ही छोड़ देता है तो उसके प्रोफाइल पे काफ़ी असर पड़ता है। अगर एनबीएफसी और फाइनेंस में बिना बताए कैंडिडेट लापता है, गायब हो गया और बिना बताए सीधा छोड़ के चला गया, तो हम लोग उसको एक्सपॉन्डिंग कर देते हैं। तो एक्सपॉन्डिंग में क्या होता है कि दूसरी एनबीएफसी को भी पता चल जाती है। हम लोग वो एक इक्विफैक्स रिपोर्ट होती है जिसमें हम लोग ऐड करते हैं कैंडिडेट को और उसके डिटेल्स को ऐड करते हैं, उसके एक्टिव इनएक्टिव, वो वर्किंग में है या नहीं है, या फिर वो क्या कहें एक्सपॉन्डिंग कह सकते हैं कि अगर लास्ट वो बिना बताए निकल गया तो एक्सपॉन्डिंग ऐड करना पड़ता है। कैंडिडेट को हम 2-3 बार लेटर भी भेजते हैं, एक्सपॉन्डिंग लेटर भी घर तक पहुंचती है ताकि वो आके एटलीस्ट अगर नहीं काम करना है तो नोटिस पीरियड सर्व कर ले अपना और अपना छोड़ सकता है अपने ऊपर। ग्रेच्युटी क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे कुछ? बिल्कुल बताएंगे। ग्रेच्युटी जो होती है सो हमारा लॉयल्टी अमाउंट होती है। कोई एम्प्लॉय को अगर देता है तो लॉयल्टी अमाउंट होती है और ये मिनिमम आपको किसी कंपनी के साथ 5 साल काम करनी ही होगी, उस कंपनी पर्टिकुलर कंपनी के साथ, तब जाके उस कंपनी का आप लॉयल्टी के मतलब हिस्सेदार हो सकते हैं। लॉयल्टी अमाउंट आपको मिल सकती है और ग्रेच्युटी मिल सकती है। ग्रेच्युटी एक्चुअली 5 साल के बाद ही मिलती है और एक अच्छी अमाउंट होती है जो कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन को सही कर सकते हैं, वो अमाउंट मायने रखती है। जी। और कुछ मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स को एचआर को लेकर के कि जॉब तो जुगाड़ से ही मिलता है, इससे कितना देखिए जॉब जुगाड़ से मिलना ये तो एक मिथ है कि जुगाड़ से मिल जाएंगे। हर जगह जुगाड़ नहीं काम करता है। कुछ 1-2 केस में हमने भी सुना है कि एक मिथ है कि जॉब जुगाड़ से मिलती है। आपके अंदर स्किल जो अगर जॉब आप तो जुगाड़ से ले लोगे ना, और उसके बाद आप मतलब स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप काम कैसे करोगे? सब चीज़ तो जुगाड़ से होती नहीं है। लेकिन जॉब ये सब मिथ है कि जॉब जुगाड़ से मिलती है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, तो आप प्रॉपर इंटरव्यू दीजिए और कंपनी आपका सिलेक्शन कंपनी में होगी। ये एक मिथ है कि जॉब जुगाड़ से मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जॉब जुगाड़ से मिल भी गई तो आप उस जॉब में कितना दिन रह पाओगे, कितना दिन काम कर पाओगे, आपके अंदर एक्चुअल टैलेंट ही नहीं है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। यानी कि स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्किल्स मतलब मस्ट है।
स्किल मस्ट है, जुगाड़ से हर जगह काम नहीं चलता। जुगाड़ से हर जगह काम नहीं चलता। बहुत अच्छा। तो चंदन जी, आप नए ग्रेजुएट्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, फाइनल देखिए, मैसेज? फाइनल मैसेज हम नए ग्रेजुएट्स को ये देना चाहेंगे कि एक्चुअली ये हमने अभी जैसा कि डिस्कस किया कि जुगाड़ से जॉब हो जाते हैं या फिर और भी चीज़ें हैं, पर्सनल संपर्क से हो जाते हैं। संपर्क से उतना मायने नहीं रखता जितना कि आपका स्किल्स मायने रखता है। आप अपने स्किल्स पे फोकस कीजिए और अपना नॉलेज गेन कीजिए और प्रॉपर जॉब पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं, उसका यूज कीजिए और लिंक्डइन में कनेक्शन बनाइए और एचआर से कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट एचआर वाले पर्सन से, और उससे आपको डायरेक्ट डिस्कस कर लेना है कि जॉब ओपनिंग है तो अवेलेबल होंगे और आप इंटरव्यू देके डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच चंदन जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और हम अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहेंगे कि अगर आपको किसी तरह का चैलेंज फेस होता है जॉब को लेकर के, या किसी भी तरह का कोई क्वेरी है और आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। और साथ ही में चंदन सर का मैं इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।